हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। क्लास 12th, यूनिट 3rd और वीडियो नंबर 7। बेटे, ये तीसरा यूनिट का 7वां वीडियो है। और बेटे, इससे पहले 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप इससे पहले 6 वीडियो देख सकते हो तीसरी यूनिट के, और बहुत सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे। इसमें बेटे हम सीखेंगे इलेक्ट्रोड विभव। क्या सीखेंगे बेटे? इलेक्ट्रोड विभव। एक हम इस वीडियो में सीखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, और एक सीखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे आप कहते हो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटे? तो चलो शुरू करते हैं। देखो बेटे, सबसे पहला हमारा हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रोड, या आप इंग्लिश में भी उसे क्या कहोगे? इलेक्ट्रोड। तो हमें सबसे पहले समझना है बेटे, इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है, मतलब इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बताऊं कि इलेक्ट्रोड का एक दूसरा नाम भी है। और बेटे, इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम होता है अर्ध सेल। क्या होता है बेटे? अर्ध सेल। या तो अर्ध सेल कहो, या फिर आप कहो इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो शुरू करें समझना। देखो बेटे, यहाँ मैंने क्या करा, दो चित्र बना रखे बेटे। इन दोनों चित्रों को देखो आप। इसमें मैंने कॉपर की छड़ डुबा रखी कॉपर सल्फेट में। कॉपर की छड़ किस में डुबाई बेटे? कॉपर सल्फेट में डुबाई। यहाँ जिंक की छड़ किस में डुबाई? जिंक सल्फेट में डुबाई। तो जब किसी धातु की छड़ को, या धातु की पत्ती को, कुछ भी कह दो आप, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है, उसके माने किसके? धातु के ही लवण के विलयन में। देखो, कॉपर की छड़ है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाई। जिंक की छड़ है, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाई। तो हमें पता चला कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में आप डुबाओगे, तो आपको वो जो छड़ है, या तो आपकी छड़ हो जाएगी धन आवेशित, और या फिर हो जाएगी ऋण आवेशित। देखो, यहाँ छड़ कैसी होगी बेटे? धन आवेशित होगी, कॉपर की छड़। और यहाँ देखियो, जिंक की छड़ कैसी हो गई है? ऋण आवेशित हो गई है। तो ये जो छड़ें हमें प्राप्त हुई, धनावेशित या ऋणावेशित छड़ें, इन्हीं कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बेटे? इलेक्ट्रोड। या इलेक्ट्रोड नहीं कहते तो आप कह सकते हो अर्ध सेल। ठीक है बेटे? तो आपके समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल का मतलब क्या है। देखो, मैं यहां लिख रहा, ध्यान से समझियो। जब किसी जब किसी धातु की जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसके उसके माने धातु के लवण के उसके लवण के विलयन में, ठीक है बेटे, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है, मतलब ये बात ध्यान रखनी है कि छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाना है। तो छड़ पर, जो धातु की छड़ है उस पर एक आवेश छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है। छड़ पर एक आवेश क्या होता है बेटे? उत्पन्न होता है। इस छड़ को, या तो कहो छड़, और या फिर आप कह सकते हो उपकरण।
ये पूरा जो बर्तन है ना, जिसमें बर्तन भी है और छड़ भी डूबी हुई, इस छड़ को या उपकरण को क्या कहते हैं बेटे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। या तो इलेक्ट्रोड को या करके लिख दूं मैं, अर्ध सेल। इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात आपकी? समझ में आया कि इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल का क्या मतलब है? अच्छा, एक चीज बता रहा आपको बहुत बढ़िया मैं, सुनियो ध्यान से। देखो, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना बेटे, क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बेटे दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। ये बात सब बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल 100%, कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसमें पहला इलेक्ट्रोड तो ध्यान रखना है आपको, एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड आपको ध्यान रखना है, कैथोड। ठीक है? तो इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो एनोड और एक बेटे कैथोड। अब मैं आपसे सवाल पूछ लूं यार, यूं बताओ एनोड का क्या मतलब है? तो कुछ बच्चे बताएंगे जी एनोड का मतलब वो वाला इलेक्ट्रोड जिस पर धन आवेश हो, उसे तो एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश हो उसे कैथोड कहते हैं। ऐसा ज्यादातर बच्चों का उत्तर होगा। पर बेटे इस उत्तर को भूल जाओ, मिट्टी गिर दो इस उत्तर पर बिल्कुल एकदम। अब आप एक बात समझो, वैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी समझाया है और आज भी समझा रहा। देखो, एनोड का मतलब पता क्या है? एनोड का मतलब है जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। बेटे जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं हम एनोड। और वो एनोड धन आवेशित भी हो सकता है और बेटे ऋण आवेशित भी हो सकता है। अब आई बात कैथोड की, तो कैथोड का तो आप जवाब दे ही दोगे एकदम। आप कहोगे जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बेटे? जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं बेटे? कैथोड कहते हैं। ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव की। ठीक है बेटे? मैं अगली हेडिंग डाल रहा, ध्यान से देखियो सब बच्चे। यहां मैंने लिखा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, या इलेक्ट्रोड विभव को आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटे? आप इलेक्ट्रोड विभव कह दो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह दो, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटे? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखो, यहां मैंने इंपॉर्टेंट का निशान लगा दिया इसमें, ध्यान से देखियो बिल्कुल। जब किसी धातु की छड़ को आप उसके लवण के विलयन में डुबा दोगे, एक धातु की छड़ है और धातु की छड़ को आपने क्या करा? उसके लवण के विलयन में डुबा दिया, जैसे कि यहां डुबा रखा। तो बेटे आपको पता है कि धातु की छड़ या तो धन आवेशित हो जाएगी या फिर ऋण आवेशित हो जाएगी। तो बेटे धातु की छड़ जब, यदि यह छड़ धन आवेशित हुई ना, तो विलयन हो जाएगा ऋण आवेशित, और यदि छड़ हुई ऋण आवेशित तो विलयन हो जाएगा धन आवेशित। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो यदि धातु की छड़ पर कोई भी आवेश आएगा तो विलयन का आवेश उसका जस्ट अपोजिट होगा, और जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा। विभव माने वोल्टेज, एक विभव उत्पन्न होगा, और बेटे उस विभव को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं बेटे? इलेक्ट्रोड विभव। तो मैं लिख सकता हूं, जब किसी, देखो मैं क्या लिख रहा, जब किसी धातु की, जब किसी धातु की छड़ को, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे,
जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है, डुबाया जाता है, तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है, छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है जो विलयन के विपरीत होता है। यदि विलयन पर धनावेश है तो छड़ कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित। और यदि विलयन ऋणावेशित है तो छड़ कैसी हो जाएगी? धनावेशित। जैसा विलयन पर आवेश होगा उसका जस्ट अपोजिट आवेश आएगा छड़ पर। तो यहां लिखूंगा कि जब विपरीत आवेश आगे दोनों के ऊपर, तो मैं लिखूंगा जिसके कारण, यह विपरीत आवेश आने के कारण छड़ की सतह पर, छड़ की सतह पर एक क्या उत्पन्न बताया था मैंने, बताओ क्या उत्पन्न होगा? एक विभव, विभव माने वोल्टेज, एक विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटे? विभव, जिसे आप वोल्टेज भी कह सकते हैं। जिसे, ये जो विभव उत्पन्न हुआ जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे इलेक्ट्रोड, देखो जिसे क्या कहते हैं बेटे? इलेक्ट्रोड विभव, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ई, कैपिटल ई कहते हैं। ठीक है बेटे, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव, कैपिटल ई कहते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में आप डुबाओगे तो छड़ पर एक विभवांतर या विभव उत्पन्न होगा, और उस विभवांतर या उस विभव को आप कहोगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है बेटे, चलो एक बात सीख रहे, आपको एक हेडिंग डालनी है नोट, और इसमें क्या लिखना है? देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी धातु की छड़ को जब आप उसके लवण के विलयन में डुबाओगे तो इलेक्ट्रोड विभव जो हमें प्राप्त होगा, यानी कि धातु की सतह पर जो विभवांतर या विभव उत्पन्न होगा, वो इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, विलयन की सांद्रता पर। यदि विलयन की सांद्रता बदलेगी तो बेटे इलेक्ट्रोड विभव भी बदलेगा। नंबर 2, धातु की प्रकृति पर। इलेक्ट्रोड विभव इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमने कौन सी धातु को उसके लवण के विलयन में डुबाया है, क्योंकि धातु की प्रकृति बदलने का तात्पर्य है कि कोई तो धातु ऐसी है जो इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से छोड़ देती है, और कोई धातु ऐसी है जो इलेक्ट्रॉनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती है। वैसे आपको पता है कि धातु की प्रकृति तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की ही होती है, जभी तो धातु को हम कहते हैं विद्युत धनात्मक। देखो नंबर 3, विद्युत अपघटय की प्रकृति पर। तो आपने जो विलयन भरा होगा बर्तन में उसे आप कहोगे विद्युत अपघटय, जिसे हम कह रहे थे कि धातु के लवण का विलयन है। विद्युत अपघटय की प्रकृति पर भी निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव। और नंबर 4 है बेटे ताप तथा दाब पर। इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो विद्युत अपघटय का विलयन है, जो उसके लवण का विलयन है, उसका ताप कितना है और उसके ऊपर लगने वाला वायुमंडलीय दाब कितना है, उस बर्तन पे या उस विलयन पे कितना वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो ये 4 चीजें बेटे आपको बिल्कुल पक्की करके जानी है कि इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सबके माइंड में तो आ नहीं रहा होगा, किसी किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा जिसकी सोच जो है जिज्ञासु बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, उनके दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं
ठीक है। तो कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा बेटे कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में हम डुबाते हैं तो धातु की छड़ पर धन आवेश या ऋण आवेश क्यों उत्पन्न हो जाता है? आखिरकार ऐसी क्या घटना हुई होगी जिसके कारण धातु की छड़ या तो धन आवेशित हो गई है और या फिर ऋण आवेशित हो गई है, या फिर आप यूं कह दो कि धातु की छड़ पर विभव या विभवांतर या वोल्टेज क्यों डेवलप हुआ, इसका आखिरकार क्या कारण है? तो इस कारण का निवारण मैं आपको दे रहा, आप ध्यान से समझिए जरा। देखो, नोट के बाद मैंने एक और हेडिंग लिखी है, इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होने का कारण, कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में आप डुबाते हो तो इलेक्ट्रोड विभव यानी वो विभवांतर, वो वोल्टेज, वो आवेश क्यों उत्पन्न होता है, उसके बारे में चलो बात कर रहे हैं। देखो बेटे, मैंने क्या करा बेटे, एक मैं आपको इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात बताऊं। पहले, सबसे पहले तो आप एक बात ये ध्यान रखोगे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नर्स्ट। क्या नाम था? नर्स्ट। उन्होंने हमें इस बारे में बताया था कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ क्यों आवेशित हो जाती है या उसकी सतह पर क्यों विभवांतर या विभव या वोल्टेज डेवलप हो जाता है। उन्होंने बताया कि आप एक बर्तन लो बड़ा, यह हमने एक बर्तन ले लिया और उस बर्तन में आप एक धातु की छड़ को डुबा दो। तो जब किसी बर्तन में धातु की छड़ को डुबाओगे और उस बर्तन में उसी धातु के लवण का विलयन भरा हुआ होगा, तो दो बातें होती हैं बेटे। पहली बात, नर्स ने बताया कि जो धातु के धन आयन है ना, देखो ये अंदर के धन आयन है, ये अंदर के धन आयन पता क्या कर रहे हैं, ये धातु का परमाणु था कोई, मान लो कॉपर का परमाणु था या सिल्वर का परमाणु था। धातु एम का मतलब मेटल, और मेटल माने धातु। जो अंदर के परमाणु हैं धातु के, वे चाहते हैं कि हम निकाल दें अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन और अपने आप बदल जाएं धन आयनों में। तो ये सारे धन आयन हैं धातु की छड़ के अंदर के धन आयन, और ये बाहर निकलना चाह रहे हैं विलयन में। छड़ के धन आयन विलयन में निकलना चाह रहे हैं, और छड़ के धन आयन विलयन में निकलने के लिए छड़ की सतह पर एक दाब आरोपित करते हैं। क्या आरोपित करते हैं? दाब। और बेटे उस दाब को क्या कहते हैं? धातु आयनों का विद्युत अपघटनी विलयन दाब, और मैंने इसे लिखा P1। क्या लिखा बेटे? P1। तो धन आयन यहाँ एक दाब लगा रहे धातु के धन आयन, और यूं सोच रहे यार किसी तरह हम बाहर निकल जाएं। तो यदि मान लो ये धनायन बाहर निकल गए तो क्या होगा? धनायन तो सारे चले गए बाहर, तो जब धनायन जब बहुत सारे बाहर चले जाएंगे तो बाहर का विलयन कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। अब यूं बताओ, ये धनायन जब बने थे तो इन्होंने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही थे, वे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ तो बचे पड़े रहेंगे, और जब यहाँ बेटे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो छड़ हो जाएगी ऋण आवेशित, और ये धनायन चले गए विलयन में तो पूरा विलयन हो जाएगा धनावेशित। तो छड़ के ऊपर माइनस चार्ज और विलयन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, नहीं डेवलप। और इसका अपोजिशन जो करने वाला है, यानी धातु आयनों का जो विद्युत अपघटनी विलयन दाब है, इसका अपोजिशन एक दूसरा दाब करता है। ये विलयन के धन आयन है। क्या है बेटे? विलयन के धन आयन यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, पूरे विलयन में धन आयन है, और ये धन आयन सोच रहे हैं हम किसी तरह छड़ के अंदर घुस जाएं। यदि बेटे ये धन आयन छड़ के अंदर घुस गए तो क्या होगा कि छड़ के अंदर घुस के क्या करेंगे? जो अतिरिक्त पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि आपको पता है कि छड़ है धातु की, और बेटे धातु की छड़ है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो जरूर होंगे, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये धनायन विलयन के सोच रहे हैं कि हम अंदर चले जाएं और अंदर जाके क्या करें, वहां जो इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट उन इलेक्ट्रॉनों को लें और धातु के परमाणु M में कन्वर्ट हो जाएं। तो या तो इसे जीतना है, इसे मैंने दाब को कहा विलयन के धनायनों का परासरण दाब। क्या कहा बेटे? विलयन के धनायनों का परासरण दाब। तो ये P1 तो वो दाब है कि ये धनायन धातु की छड़ के बाहर निकल जाएं, और P2 दाब के कारण ये बाहर वाले सोच रहे अंदर चले जाएं। तो यहाँ तीन बातें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है बेटे? सबसे पहली बात तो ये हो सकती है
कि P1 इज इक्वल टू P2 हो जाए। जब किसी धातु की छड़ को आप उसके लवण के विलयन में डुबाओगे और ये वाला दाब और ये वाला दाब दोनों तरफ जो धनायनों का दाब है वो बराबर हो गया, तो ना तो कोई धनायन बाहर निकलने का विलयन में और ना ही कोई धनायन विलयन से अंदर जाएगा। तो छड़ बिचारी ना तो धनावेशित होगी ना तो ऋणावेशित होगी, ना तो उसके ऊपर किसी तरह का वोल्टेज डेवलप होगा, अर्थात विभव या विभवांतर भी पैदा नहीं होगा यदि P1 इज इक्वल टू P2 हो गया। दूसरी बात, यदि मैं कह दूं P1 इज ग्रेटर देन P2, आपको इस निशान का पता ना सबको, ग्रेटर देन या बड़ा है, बड़े की तरफ 2 लड्डू और छोटे की तरफ 1 लड्डू, ध्यान रखा करो हमेशा। तो यदि P1 ज्यादा है और P2 है कम, P1 ज्यादा है, ये वाला दाब जो लग रहा है वो ज्यादा है, यदि P1 ज्यादा है तो छड़ के धनायन बाहर निकल जाएंगे, और यदि छड़ के धनायन बाहर निकल गए तो विलयन पर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश, और यदि विलयन पे धनावेश आ गया तो छड़ कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। या फिर आप यूं समझ लो कि छड़ के धनायन जब बाहर निकले अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को तो निकाल लाई उन्होंने, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरमार, इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता, इलेक्ट्रॉनों जो है बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, जिसकी वजह से छड़ कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। तो मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति में बनेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या बनेगा बेटे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनेगा, यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। तीसरा केस देखो, यदि ऐसा हो जाए बेटे P1 इज स्मॉलर देन P2, यानी कि ये वाला दाब जीत गया, विलयन के धनायनों का परासरण दाब क्या हुआ, वो जीत गया, और यदि विलयन के धनायनों का परासरण दाब यदि अधिक हुआ तो विलयन के धनायन एंट्री कहाँ मार जाएंगे, छड़ में, और छड़ में एंट्री मार के छड़ को कर देंगे धनावेशित, और विलयन में छोड़ के चले जाएंगे वे इलेक्ट्रॉन, तो विलयन हो जाएगा ऋणावेशित। तो ऐसी स्थिति में आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा बेटे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डेवलप होगा, लिखा प्लस Ve का मतलब पॉजिटिव, माइनस Ve का मतलब नेगेटिव। ध्यान रखिए इस बात को, धन आवेशित या ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कैसे बनते हैं, क्या रीजन है, बताओ समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद है समझ में आया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे और सुंदर से नोट्स बनाएंगे। मैं अगली बात पढ़ा रहा फिर आपको, ले लिया स्क्रीनशॉट बेटे, ठीक है। देखो बेटे अब हम सीखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, या आप इसे प्रदर्शित करते हो E0 से। किससे प्रदर्शित करते हो बेटे, E0 से प्रदर्शित करते हो, ठीक है बच्चों। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। देखो बेटे आपको इस बात का पता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभवांतर या एक विभव उत्पन्न हो जाता है, और उस विभव को आपने कहा था इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहा था बेटे, इलेक्ट्रोड विभव। पर ये तो हेडिंग इलेक्ट्रोड विभव नहीं है बेटे, ये तो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव एक अलग चीज है और मानक इलेक्ट्रोड विभव एक अलग चीज है। इलेक्ट्रोड विभव का तो आपको पता ही चल गया, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, इलेक्ट्रोड विभव। अब यार ये मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन सी बीमारी है, मानक का मतलब स्टैंडर्ड, यानी कि विशेष परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में यदि आप किसी इलेक्ट्रोड का विभव निकाल लोगे तो उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब एक सवाल ये खड़ा हो गया कि वे मानक परिस्थितियां या स्पेशल कंडीशंस या स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं क्या। देखो ये हैं, मान लो आपके पास एक बर्तन है और उसमें आपने एक धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबा दिया। शर्त है कि इसके ऊपर दाब जो लग रहा वो एक वायुमंडल लग रहा, यहाँ जो दाब लग रहा होगा ऊपर से वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा ना इस विलयन पे। यदि इस विलयन पर लगने वाला दाब एक वायुमंडल है, ठीक है, और इस विलयन का जो ताप आपने जो भर रखा है इसका ताप है 25 डिग्री सी, और विलयन की सांद्रता है 1 मोलर, मोलर का मतलब मोल प्रति लीटर। तो उस समय यदि इन तीनों स्थितियों को आप बना के रखो, तीनों शर्तों को रखो, दाब 1 वायुमंडल, ताप 25 डिग्री सी और सांद्रता 1 मोलर, यदि इन तीनों बातों को मेंटेन करके आप यूं देखो कि इसकी सतह पर कितना विभवांतर आया है,
तो बेटे उस विभव या विभवांतर को हम कहेंगे, उस इलेक्ट्रोड विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव ना कह के क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे उस विभवांतर को, मानक इलेक्ट्रोड विभव। बताओ समझ में आई क्या बात। तो हमने क्या समझा कि ये तीन चीजें ध्यान रखनी, यदि इन तीन चीजों को मेंटेन करके फिर आप इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे तो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। और यदि इन तीनों चीजों को आपने छुपा लिया और फिर आप इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे कि हमें पता ही नहीं है कि ताप कितना है, दाब कितना है और सांद्रता कितनी है, उस समय यदि आप इलेक्ट्रोड विभव निकाल लो इन्हें छिपा के, तो वो इलेक्ट्रोड विभव ही है। और यदि इन तीनों चीजों को मेंटेन करके फिर आप इलेक्ट्रोड विभव निकाल लो तो वो है बेटे मानक इलेक्ट्रोड विभव। बताओ समझ में आई क्या बात। देखो मैं क्या लिख रहा, मैं लिख रहा जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, ध्यान से समझिए जरा, जब किसी धातु की छड़ को एक वायुमंडलीय दाब, जब किसी धातु की छड़ को एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सी ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। उसी धातु का लवण का विलयन होना चाहिए बेटे। तो धातु की सतह पर, धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है, जो विभव उत्पन्न होता है, एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा ना बेटे। जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बेटे, बताओ। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को आप लिखते हो ई नॉट से, ई नॉट कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात। मतलब ये 3 शर्तें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों शर्तें बिल्कुल 100% आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटे। देखो बेटे अब हमें सीखना है इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, कि इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ लिखा है बेटे इलेक्ट्रोड विभव, बिल्कुल भी मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं लिखा हुआ है। इस चीज से कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव मींस ई नॉट, और यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव की। तो बेटे इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव भी हो सकता है, पर हम यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होता है अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल। अब बात यह है कि ऑक्सीकरण विभव कब उत्पन्न होता है। ऑक्सीकरण विभव जब उत्पन्न होता है जब कहीं ऑक्सीकरण होता हो। क्या होता हो बेटे, ऑक्सीकरण। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन के आधार पे यदि आपको ऑक्सीकरण देखना है तो आप यूं देख लो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में से निकलते हैं तो समझो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। देखो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकला, मेटल माने धातु, धातु में से निकला इलेक्ट्रॉन और धातु का बन गया धन आयन। तो यहाँ इसका मतलब यह है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या करके मैंने लिखा है कि मेटल यानी धातु का परमाणु बदल गया है धन आयन में, क्योंकि उसमें से निकल गया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऐसे भी दिखाया जा सकता है और ऐसे भी, दोनों ही समीकरण बिल्कुल सही हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी ऑक्सीकरण होता है,
ऑक्सीकरण होने के कारण छड़ पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। और यदि कहीं अपचयन हो रहा हो यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, जैसे धन आयन में, धातु के धन आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ा और धातु का परमाणु बन गया बेटे, तो यदि धन आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ने से परमाणु बनता है तो इस इलेक्ट्रॉन जुड़ने की घटना को हम कहते हैं अपचयन। तो अपचयन के कारण धातु की सतह पर जो विभव या विभवांतर या वोल्टेज डेवलप होता है उसे कहते हैं अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटे, और ये लिखा हुआ है एक नोट, और नोट पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। और आप हमेशा ध्यान रखा करो बेटे कि जहां भी मैं नोट लिखता हूं तो समझ जाओ कि नोट बहुत खतरनाक चीज है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। नोट में लिखा हुआ है ऑक्सीकरण विभव व अपचयन विभव के मान आपस में बराबर होते हैं। मतलब जितना ऑक्सीकरण विभव होगा उतना ही बेटे क्या होगा, अपचयन विभव। परंतु इनके चिन्ह विपरीत होते हैं। इनके चिन्ह कैसे होते हैं बेटे, विपरीत। यानी इसका मतलब हुआ कि यदि किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव +10 है तो उसका अपचयन विभव -10 होगा। समझ में आई बात। और यदि उसका अपचयन विभव +10 है तो ऑक्सीकरण विभव -10 होगा। चिन्ह विपरीत होंगे और परिमाण होगा बराबर। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगली बात बता रहा हूं आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे इलेक्ट्रोड विभव की खोज होने से एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। समस्या यूं सामने आई कि जो मेरे जैसे गरीब गरीब वैज्ञानिक थे ना, गरीब गरीब साइंटिस्ट उन्होंने क्या करा, उन्हें पता चल गया कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाओगे तो धातु की सतह पर एक वोल्टेज डेवलप होगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो उन छोटे मोटे ऐरे गहरे नत्थु ठहरे वैज्ञानिकों ने, मेरे जैसे गरीब आदमियों ने क्या करा कि बहुत सारी धातुएं ली और किसी धातु को किस में डुबा दिया, किसी विलयन को किसी विलयन में डुबा दिया। तो बहुत सारी धातुओं को अलग अलग विलयनों में डुबा के नए नए इलेक्ट्रोड तैयार कर दिए और उन्हें बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास लेके गए कि सर मैंने ये इलेक्ट्रोड तैयार करा, जरा इसका इलेक्ट्रोड विभव नाप के दिखाइए कितना है। तो वहां लाइन लग गई, लोगों की लाइनें लग गई, जो छोटे मोटे वैज्ञानिक थे उनकी लाइनें लग गई कि आप इलेक्ट्रोड विभव, मैंने ये इलेक्ट्रोड तैयार करा जी, मैंने ये इलेक्ट्रोड तैयार करा, इसका इलेक्ट्रोड विभव बताओ कितना है, इसका इलेक्ट्रोड विभव बताओ कितना है। तो अब बड़े वैज्ञानिकों ने सोचा यार ये तो अजीब बीमारी फैल गई भाई, इस बीमारी का तो इलाज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोडों का या किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नापने के लिए एक उपकरण बनाया बेटे, और उस उपकरण का नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे ऊपर। क्या नाम है उसका? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE। तो बनाया SHE। तो हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ा फैक्ट तो पता होना चाहिए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव हम निकाल सकते थे इसके द्वारा, इसलिए जरूरत पड़ी इसकी। ठीक है, अब दूसरा सवाल है जी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना क्या है, कैसा होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो संरचना यहाँ बनी हुई है, सिर्फ यहाँ ध्यान देना, यहाँ किसी को ध्यान नहीं देना है, सबको यहाँ ध्यान देना, बोर्ड पे कहीं नहीं ध्यान देना इस जगह को छोड़ के। बेटे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या है देखो, एक बर्तन है और उस बर्तन के अंदर हमने विलयन भर रखा है HCl का विलयन। क्या भर रखा? HCl का विलयन। उस विलयन की खासियत यह है कि उसकी मोलरता तो है 1 और उसका ताप है 25 डिग्री C। और बेटे इस विलयन में एक डुबा रखी है कांच की नली, यह कांच की नली है। इस कांच की नली में एक तार लगा हुआ है, वो तार किसका है? प्लेटिनम का तार। और तार में नीचे एक प्लेट बंधी हुई, प्लेट किसकी बेटे? प्लेटिनम की प्लेट बस। और इस जो कांच की नली है, इस कांच की नली में गैस भरी हुई, हाइड्रोजन गैस, और वो कितने दाब पर भरी हुई बेटे? एक वायुमंडलीय दाब पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, यह इसकी संरचना है, बनावट है। एक बड़ा बर्तन, बड़े बर्तन में HCl का विलयन,
जिसकी मोलरता 1 है और ताप 25 डिग्री सी है। और बेटे कांच की नली में लटका हुआ प्लेटिनम का तार और उसमें नीचे चिपकी हुई या लगी हुई या जुड़ी हुई प्लेटिनम की प्लेट और इसमें भरी हुई हाइड्रोजन गैस, जिसका दाब कितना है, 1 वायुमंडलीय दाब। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मानक, मानक का मतलब में तीनों बातें मेंटेन करनी पड़ेंगी। तीनों बातें क्या, सांद्रता तो 1m, ताप 25 डिग्री सी और दाब 1 वायुमंडल में ही तो तीनों बात मेंटेन कर रखी। अंतर पता क्या आया, अंतर यह आया कि ये जो है अंदर प्लेटिनम का तार में प्लेटिनम की प्लेट लगी हुई है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में तो यही क्वेश्चन आता है जी, प्लेटिनम की प्लेट क्यों लगा दीजिए इसमें, प्लेटिनम तो बहुत महंगा है, सोने की लगा देते, कम से कम प्लेटिनम से सस्ता तो है, चांदी की लगा देते, लोहे की लगा देते, एल्यूमिनियम की लगा देते, आप इतनी महंगी धातु प्लेटिनम की प्लेट क्यों लगा रहे। बेटे प्लेटिनम की प्लेट इसलिए लगाई जाती है क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है वो हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है, प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है। और जब हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की सतह पर बेटे चिपक जाती है तो वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड नहीं कहलाता है, वो कहलाता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, क्योंकि प्लेटिनम की पूरी सतह पर हाइड्रोजन अधिशोषित हो गई है, चिपक गई है, तो वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड नहीं है, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। इसलिए इसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बताओ समझ में आ रही क्या बात, ठीक है। तो संरचना पता चल गई। अब अगला सवाल खड़ा हो गया जी, ये काम कैसे करेगा, यूं तो बता दो, ये कैसे काम करेगा। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही यहाँ और हमें अब थोड़ी देर में नारे भी बोलने पड़ेंगे, जयकारा बोलना पड़ेगा। यदि लग रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा ध्यान से बेटे, जो अरे गहरे नत्थु गहरे वैज्ञानिक थे, छोटे मोटे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, बड़े वैज्ञानिकों के सामने गए और वहां जाके उन्होंने अपने छोटे मोटे इलेक्ट्रोड पकड़ाने शुरू कर दिए, ठीक है। और यूं कहा कि जी इसका इलेक्ट्रोड विभव निकाल दो जी, मेरे वाले का भी निकाल दो जी इलेक्ट्रोड विभव, इसके वाले का जो मेरा दोस्त है इसका भी इलेक्ट्रोड विभव निकाल दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा भाई हम इलेक्ट्रोड विभव तो निकाल देंगे तुम्हारे सबके, पर एक शर्त है। शर्त यह है कि यार ये 3 चीजें मेंटेन करके लेगा हो हमारे पास अपना इलेक्ट्रोड। 3 चीजें कौन सी, कि दाब तो लगना चाहिए 1 वायुमंडलीय दाब आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर, और ताप होना चाहिए 25 डिग्री सी आपके इलेक्ट्रोड का, और बेटे जो आपने विलयन भर रखा है उसमें विद्युत अपघटय का विलयन भर रखा है या लवण का विलयन भर रखा है धातु के, उसकी मोलरता होनी चाहिए 1। कितनी होनी चाहिए बेटे, 1। तो उन्होंने ये 3 स्थितियां अपने 3 शर्तों का पालन करा और ये तो रखा हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये वो इलेक्ट्रोड है, नीचे लिख रखा नया इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड जो गरीब आदमियों का इलेक्ट्रोड है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नए इलेक्ट्रोडों के बीच में लगाएंगे एक वोल्ट मीटर। क्या लगाएंगे बेटे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। मैंने लिख दिया यहाँ V, ये वोल्ट मीटर लगाया। और आपको बताओ वोल्ट मीटर में यहाँ होंगे निशान और यहाँ होगी एक सुई, एक निडिल होगी। तो वोल्ट मीटर जैसे ही आप बीच में लगाओगे ना, ये तो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये है वो नया इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हमारे पास कोई वैज्ञानिक आया है कि जी मैंने एक इलेक्ट्रोड तैयार करा, जरा यार इसका इलेक्ट्रोड विभव नाप के बताओ ना कितना है। तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आपको नापना है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के यार बराबर में रख के तो देखो, और 3 शर्तें मेंटेन करके तो देखो, 1 वायुमंडलीय दाब, मोलरता 1 और ताप 25 डिग्री थी, और दोनों के बीच में यार वोल्ट मीटर जोड़ के तो देखो। तो बेटे वोल्ट मीटर की सुई जहां तक भी उठेगी और जो भी आपको रीडिंग मिलेगी वो इस गरीब इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा। बताओ समझ में आई क्या बात। तो जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आपको नापना है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखना है, इसके बराबर में। यदि आप 3 बातों को मेंटेन करके फिर इलेक्ट्रोड विभव नापोगे तो वो नए इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। और यदि इन 3 बातों को ध्यान में नहीं रख रहे और वैसे ही आपने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में उसे रख दिया तो बेटे वो नए इलेक्ट्रोड का
मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं होगा बेटे, वो होगा क्या, खाली इलेक्ट्रोड विभव। बताओ समझ में आई क्या बात। अब देखो फास्टली रिवीजन मार लो। नोट्स में क्या क्या लिखना, नोट्स में लिखना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, और यहाँ लिखना है इंपॉर्टेंट जो मेरे पे नहीं लिखा गया, शुरू से लिखना, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसकी संरचना लिखनी है। एक बर्तन में ऐसा HCl का विलयन भरते हैं जिसकी सांद्रता 1m तथा ताप 25 डिग्री की होता है। सांद्रता 1m और ताप 25 डिग्री की। इस विलयन में एक कांच की नली द्वारा, ये लग रही कांच की नली, प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट लटकी होती है, प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट लटकी हुई। कांच की नली में एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस भरी होती है। देखो हाइड्रोजन गैस भर रही है एक वायुमंडलीय दाब पर, यह होगी इसकी संरचना। तो अब नोट लिखा हुआ, इस चीज को ध्यान रखियो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। ध्यान से पढ़ लो इस लाइन को, पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। मान रखा है हमने कि जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो सबको नाप के दिखावेगा, सबके इलेक्ट्रोड विभव नाप के दिखावेगा, उसका खुद का इलेक्ट्रोड विभव हमने मान रखा है 0। मान रखा है, वो है या नहीं है उसे एक तरफ रख दो, मान रखा है बस। कार्यविधि मैंने समझा दी। जिसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना उसे बराबर में रखो, 3 चीज मेंटेन रखो, बीच में वोल्टमीटर जोड़ो, वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वही क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे SHE के बराबर में रखकर दोनों के बीच में वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बेटे, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की रीडिंग ही दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। ठीक है बेटे, माना जाता है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, अच्छा अगली बात पढ़ाऊंगा फिर। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे से नोट्स बनाने के लिए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बच्चों। देखो बेटे कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम। ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन ए धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन बी विलयन के ताप पर, ऑप्शन सी विलयन की मोलरता पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा था, ये तो तीनों ही कारक हैं जिन पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड विभव। तो हमने लिखा उपरोक्त सभी पर, उस पर टिक मार्क लगाया। ये क्वेश्चन बेटे करा था ना हमने अभी। दूसरा देखो क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य क्यों होता है। देख लो शून्य क्यों होता है। अभी मैंने बताया था क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना जाता है। 0 इसे बेटे माना जाता है, इसलिए होता है। तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको, लिखा कर चुके हैं। यही वाला उत्तर ना लिख के आ जाइए वहां, कभी यही उत्तर लिख के आ जाओ, कर चुके हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो जरा, अन्य इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। उत्तर यहां लिख दिया, किसका प्रयोग किया जाता है, SHE का, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, या कह दो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन, क्या किसी इलेक्ट्रोड के वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर सकते हैं। तो उत्तर है नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था, क्योंकि ऑक्सीकरण या अपचयन अकेले नहीं होते हैं, इसलिए हम 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य अंतर ज्ञात करते हैं। मतलब आप एक इलेक्ट्रोड को रख दो और उसका अकेले का इलेक्ट्रोड विभव थोड़ा ही निकाल लोगे आप, क्योंकि अकेले इलेक्ट्रोड में ना तो ऑक्सीकरण होगा ना तो अपचयन होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन अकेले अकेले इलेक्ट्रोड में नहीं होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रोडों को आप एक दूसरे के साथ जोड़ोगे तब उसमें से एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा और एक पे होगा बेटे अपचयन, तब निकलेगा इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो, Cu/Cu डबल पॉजिटिव का मानक इलेक्ट्रोड विभव, E0 मैंने पढ़ाया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है बेटे। Cu/Cu डबल पॉजिटिव का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है।
तो इसका मानक अपचयन विभव व मानक ऑक्सीकरण विभव बताइए। मानक अपचयन विभव बताना और मानक ऑक्सीकरण विभव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लियो इसे। देखो, जो मानक अपचयन विभव होता है ना बेटे, वो इलेक्ट्रोड विभव का ही दूसरा नाम है। जो हम इलेक्ट्रोड विभव जिसे कहते हैं वो मानक अपचयन विभव ही होता है। तो मानक अपचयन विभव तो हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव के बराबर, और इलेक्ट्रोड विभव कितना दे रखा है इन्होंने, 0.34 वोल्ट, जो का तुम लिख दिया। और मानक अपचयन विभव, सॉरी मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रोड विभव का उल्टा होता है या अपचयन विभव का उल्टा होता है, या माइनस का निशान लगा के अंदर लिखेंगे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव। तो माइनस 0.34 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 0.34 वोल्ट। बस यूं ध्यान रखना है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ना बेटे, वो मानक अपचयन विभव का ही दूसरा नाम है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, तुम ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। देखो बेटे, कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, इन्हें भी देख लो जरा। 7वां क्वेश्चन, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर देखो क्या है। किसी सेल में धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो आपके पास कोई सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर होता है अपचयन। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं तो धातु के आयन होते हैं, कुछ तो होते हैं आयन छड़ों के अंदर, धातु के अंदर, और कुछ आयन होते हैं बेटे विलयन में। तो छड़ के आयन निकलते हैं बाहर और विलयन के आयन जाते हैं छड़ के अंदर। तो इन आयनों में जब आपस में साम्य अवस्था स्थापित होती है ना, या साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, तो उस समय जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर को कहते हैं हम रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं हो रही हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की प्लेट क्यों प्रयोग की जाती है? बताओ, ये चीज समझाई नहीं थी क्या मैंने आपको? बिल्कुल वही है, आप इसे पढ़ लियो। उत्तर को मैंने आपको समझा दिया था पहले ही। 9वां क्वेश्चन, निकाय Mg डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? भाई कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, आपको बता कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड तैयार करो, उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रख दो और दोनों के बीच में बेटे वोल्ट मीटर जोड़ दो। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वही क्या होगा? इसका मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। हमने लिखा है मैग्नीशियम की छड़ मैग्नीशियम सल्फेट के 1m सांद्रता, 25 डिग्री सी ताप व 1 atm दाब वाले विलयन में डुबाकर, ये तीनों बातें रखनी है जरूर, शर्त है ये तीनों, डुबाकर इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखकर दोनों के बीच वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग प्राप्त होती है वही नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। और नोट मैंने नीचे लिख दिया, चित्र पहले की तरह बनेगा, जैसा वो चित्र मैंने बनाया था ना अभी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, और उसके बराबर में नया इलेक्ट्रोड रखा था, तो वो नया इलेक्ट्रोड के नीचे लिख दियो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोड पढ़ा, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, और बेटे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE भी पढ़ा। ठीक है बेटे, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। और बेटे मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं कि प्ले लिस्ट में जाकर ही अपनी पढ़ाई किया करो। यदि आप प्ले लिस्ट पे पढ़ाई करोगे तो केमिस्ट्री में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और कंपटीशन तक आप मार नहीं खाओगे कभी भी। ठीक है, आप कंपटीशन भी फोड़ दोगे एकदम। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।